आपका कोई प्लान है रियल स्टेट में एंटर करने का, देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ। कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 10 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस। वो जो सामने चमक रहा पता के ज्यादातर प्रॉपर्टीज के प्राइसेस तब आए होते हैं जब रोड्स बन रही है नहीं, थोड़े टाइम बाद यहाँ से हाईवे निकलेगा। हाँ, हाईवे निकलेगा, आपकी प्रॉपर्टी कुछ सालों में करोड़ों की हो जाएगी। तो वो क्या सच होता है या सच होता है, तो उसको हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? आपको किसी ने बोल दिया कि यहाँ से एक नई रोड आनी है यार, तो आप उसे चेक कैसे कर सकते हो? पीडीए वो एक मास्टर प्लान इशू करती है, तो बीसलपुर रोड, रूपापुर रोड, लालपुर रोड ये एक्सटेंड हो रहे हैं। आने वाले जो बिल्डर्स हैं वो भी सारा दिल्ली लखनऊ हाईवे पे ही काम करना शुरू कर दिया है। मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ, रियल एस्टेट के कोई भी एजेंट ने मुझे एक प्रॉपर्टी दिखाई, थोड़े टाइम बाद मैं सिंगल खुद ही जाके उनके साथ डील कर लेता हूँ। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फिर? दिस इज अ हार्ट ब्रोकन स्टोरी ऑफ अ रियलिटर। तो पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का पॉडकास्ट मिस्टर प्रखर अरोरा के साथ है, जो कि रियल एस्टेट में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आ रहे हैं थोड़ा। और आज हम पॉडकास्ट में इसी बारे में बात करेंगे कि जो हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या जो फर्स्ट होम बायर्स हैं वो किस तरीके से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए, लेट्स एंजॉय। तो सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप अपने आने में बताइए कि कैसे आप रियल एस्टेट में एंटर किए, राइट? First of all, thank you so much for inviting me here. I am feeling very delighted to be here, to be the part of this podcast. I wish you all the very best for your future endeavors also. Thank you. So basically, I am Prakhar Arora. My profession has been into hospitality and client handling and professional services, accounting and whatnot. So my journey started back in 2019 when I was working with Taj Group of Hotels. ठीक है। And I took my training from there. Alongside, I worked with several corporates also, after which I figured out a way कि यहाँ पे बरेली में हम लोग जो रियल एस्टेट देख रहे हैं, जो लोग घर लेना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे पैसा सही से लगाना है, कहाँ पे हमारा पोटेंशियल ग्रोथ हो सकता है, कहाँ पे हम लोग अपना गोल अचीव कर सकते हैं। सो आई फाउंड अ वेरी ह्यूज गैप कि यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इज द पर्सन, दिस इज द गाय दैट यू कैन ट्रस्ट और मे बी यू कैन प्रोसीड इन्वेस्टिंग योर मनी विद। बिकॉज घर लेना एक छोटी बात नहीं होती है। Right. अगर आप आज भी घर लेने चाहें तो आप एक करोड़ रुपए आप अपने घर में लगा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ड्रीम होम बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो you need somebody who is there to you, who is there to guide you, who is there to support you, who is there to manage each and everything right from viewing until your possession. He has to be that guy. और हम लोगों ने ये गैप फिल्टर आउट किया। उसके बाद दिस मार्क रियल्टर्स वाज बॉर्न। ओके। हाँ, तो मार्क रियल्टर्स की शुरुआत यहाँ से होती है। और बाकी हम लोग बरेली में केटर करते हैं सर्विसेज फॉर बाइंग, सेलिंग एंड इन्वेस्टिंग। Okay. हमारे पास सारे चैनल्स हैं जो कि बरेली में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है या फिर बेचना चाहता है या फिर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है अपना पोटेंशियल गोल अचीव करने के लिए, हम लोग उस पर फोकस रखते हैं, राइट एंड टू एंड सर्विसेज। तो ये जो आप ताज ग्रुप बता रहे थे, राइट, जैसे आप ग्रेजुएट हुए उसके बाद ताज ग्रुप में आपने काम किया, तो ताज ग्रुप में किस पोजीशन पे, मतलब किस तरीके से आप काम कर रहे थे? रियल एस्टेट में ही थे आपकी, क्या था? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हो, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम IHM जयपुर, तो उसमें यू हैव टू सर्व 6 months ऑफ इंटर्नशिप इनटू अ होटल चेन। आपको 6 महीने देने होते हैं, एक इंटर्नशिप करना होता है उसमें। तो आई सेलेक्टेड ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ड्यू टू रेपुटेशन एंड व्हाट नॉट। तो उसके साथ मैंने 6 महीना इंटर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है उसमें आपको सारे जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस और सारे डिपार्टमेंट्स में आपको 1-2 महीना देना होता है। तो यू हैव टू सर्व 6 months। ठीक है। उस वजह से आई गॉट इनटू हॉस्पिटैलिटी, उस वजह से आई न्यू कि क्लाइंट हैंडलिंग और सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्लाइंट से बात कैसे करनी होती है, कैसे आपको किसी को हॉस्पिटैलिटी और कंफर्टेबल करना होता है। दिस इज़ वेयर आई लर्न फ्रॉम। ठीक है, तो इस तरीके से आप रियल एस्टेट, आपको इंट्रोड्यूस ऐसे हुआ रियल एस्टेट का उस टाइम पे मेरे पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज़ थी कि मैं रियल एस्टेट में जाऊँगा। बट आफ्टर विच व्हेन आई केम बैक टू बरेली, I was doing night shift
in a US company. So it was a US based AI startup जो कि client handling और AI progress पे काम कर रहा था. Right. तो it was work from home job. तो उसमें मेरे को एक गैप जो बरेली में देखा, बरेली में रहते हुए तब मैं जब वर्क फ्रॉम होम करता था, तो उस गैप को मैंने एक गोल अचीव करने के लिए अपने पास लेके आया. Right. ताकि जो बरेली में डिफिकल्टीज हो रही हैं, लोगों को प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, सही से गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो उसको हम लोग क्यों ना फुलफिल करें, उसको क्यों ना हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें. Okay. दिस इज वेयर इट वाज बॉर्न. ठीक है. तो जैसे ही आप जॉब में हो, कंफर्टेबल हो, सब कुछ सही चल रहा है, देन उसके बाद आपको पता चलता है कि देयर इज अ गैप इन बरेली ऑफ रियल एस्टेट, राइट? तो उसके बाद आपको क्या पुश मिला या फिर कुछ भी था जिससे आप रियल एस्टेट में, क्योंकि एकदम से आप एक जॉब कर रहे हो, कंफर्टेबल हो आप, तो एकदम से क्या फ्लू कैसा आया कि रियल एस्टेट में आप एंटर करें? ठीक है, आपको गैप दिखा, आप एंटर करें, उसके बाद आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई, राइट? क्योंकि बरेली उस समय पे आपके कब एंटर किए थे आप बरेली के रियल एस्टेट? 19. तो 19 पे क्या वो एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट था कि अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट था? बरेली में रियल एस्टेट एक बहुत पुराना सब्जेक्ट रहा है. लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्लान करते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. आप अगर एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आप एक लोकल ब्रोकर को जाके पकड़ोगे. अब उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी जेन्युइनिटी, उसका भरोसा दिलाना आपको बस इतना ही आता है. ही हैज गॉट नथिंग टू डू कि आपकी वो प्रॉपर्टी कितना प्रोग्रेस देगी, कितना आरओआई जनरेट करेगी, या फिर आपका पैसा किस गोल से मीट होता है. ठीक है. तो पहले एक बहुत ज्यादा अनक्लटर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट था जिसमें सारी चीजें ये आती थी. प्रॉब्लम फेस होती थी कि लोगों को 100 ऑप्शंस तो दिखा दिए उन्होंने, बट उनकी जो एक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने क्या दिखाया, उसके लिए आपने क्या दिया. तो दिस वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम व्हिच पीपल वर फेसिंग इन बरेली. तो हमने उसे फिगर आउट किया. अब बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या एक रूट कॉज पकड़ी है, उसके ऊपर हमने कैसे काम किया है, हम लोग उस पर भी आगे बात करेंगे. फिलहाल बरेली का मैं आपको बताऊं तो मेजरली अभी भी अनक्लटर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट है. नोबडी हैज टैप्ड कि एक हम अलग चीज देते हैं, कुछ नई सर्विसेज देते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस देते हैं लोगों को, ताकि आपको भी सेटिस्फैक्शन मिले और आपको भी एक माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने जहां पैसा लगाया है या आपने जो चीज लिया है दैट इज क्लियर. ठीक है. और प्रॉपर्टी बाइंग के टाइम पे कई सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं. मेरे पास डिफिकल्टीज ये थी बिकॉज आई वाज नॉट इनटू रियल एस्टेट अर्लियर. ठीक है. मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है. माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ ट्रेडर, ही इज अ होलसेलर ऑफ क्लोथ्स. Okay. तो उसमें टेक्सटाइल का बिजनेस है उनका. तो there was no what do we call it, relation between real estate and me, because just because I was keen, I was interested, I was gaining some knowledge, meeting new people. तो इस वजह से ये जो है ये आगे बढ़ा. ठीक है. अदरवाइज यहाँ पे अगर हम बात करें डिफिकल्टीज की, तो डिफिकल्टीज के नाम पे ये होता है कि अगर मैं किसी के पास गया, ऑफिस में गया कि आई नीड समथिंग जो मेरे क्लाइंट को रिक्वायर्ड है जैसे, तो मैं लेके गया. अब उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या है. होता क्या है कि कोई नहीं चाहता कि मेरे सेम बिजनेस में या सेम मॉडल पे कोई और आके अपना कुछ करे. यस. तो आगे बढ़ने के लिए लोग नहीं सपोर्ट करते. दैट इज द केस. और बरेली में आज भी जो पुराने ब्रोकर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी और के साथ एसोसिएट हो. ओके. तो दिस वाज अ एंट्री बैरियर जो आई हैड टू ब्रेक. ठीक है. I had to meet some good people. I had to shortlist who I sit with, who I talk to, who can guide me through the process, entire process, who I can talk to. ठीक So है. it was a whole difficult challenge. जैसे कि हम बात करें आज के रियल एस्टेट की, बरेली में अब बहुत सारे यंग जनरेशन काफी ज्यादा है जो अभी अर्न भी कर रही है. बहुत सारे लोग जो है कॉर्पोरेट लाइफ में इधर शिफ्ट भी हो रहे हैं, राइट? तो अगर हम बरेली की बात करें तो अभी मान लो मैं एक बायर हूँ, राइट? मैं एक नॉर्मल सैलरी पे हूँ जो एक 15 to 20,000 है, एंड मैं जमा करता हूँ अपने पास 5 to 10 लाख रुपीस आफ्टर 5 years ऑफ सेविंग्स एंड एवरीथिंग. तो उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि चाहता मैं भी हूँ कि मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूँ, मेरे भी इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स मेरे बढ़े. तो मैं किस तरीके से आ सकता हूँ रियल एस्टेट में, क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? अगर आप देखो आपने रियल एस्टेट में एंटर करना है तो देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ. अभी के बजाय आप अगर सोचो कि मैं कल करता हूँ, परसों करता हूँ, देयर इज नो पॉइंट कि आप उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आज जो आपको अप्रिसिएशन प्राइस में मिलने वाला है वो आपने टाइम गैप अपना गवा दिया. आप सोच रहे हो कि मैं 2 साल बाद देखता हूँ, मेरे पास पैसा तो है, बट आई विल सी कि मैं फ्यूचर में कैसे करना है, क्या है, या फिर देखता हूँ मेरे को क्या लेना है, क्या नहीं करना.
सो उसमें क्या होता है, अगर आपने 1 साल लगा दिया, 1 साल में एटलीस्ट आप मान के चलो 15 to 20% ऑलरेडी प्राइस हाइक हो गए, आपने वो अप्रिसिएशन गैप खो दिया। आपके पास पैसा रखा हुआ था, आपके बैंक में पैसा था, आपको 6-7% मिल रहा था, उसमें आप खुश थे, बट जो आपने 15 to 20% उसमें गवाया है, उसका भरपाई आप फिर आगे आने वाले टाइम में करोगे, क्योंकि आपको महंगी मिलेगी चीज़। ठीक है। महंगी चीज मिलेगी, रिटर्न्स आपके कम हो गए। बेसिकली हम भी यही बोलते हैं, अगर आपका कोई प्लान है रियल स्टेट में एंटर करने का, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या होंगी? आजकल जैसे हम देख रहे हैं, बरेली में काफी प्रोग्रेस हुआ है। रामगंगा योजना बीडीए ने लॉन्च किया है। उसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने भी पेमेंट प्लान्स निकाले थे, बैंक लोन्स निकाले थे कि आप एडवांसेस ले सकते हो बैंक से, और बैंक के साथ आप ईएमआई टाई अप कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ जो नए प्रोजेक्ट्स बरेली में आ रहे हैं, उनके पास भी एक कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है, CLP। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यू हैव टू गिव अपफ्रंट 10% एट द टाइम ऑफ बुकिंग। उसके बाद जो 90% होता है, दे डिस्ट्रीब्यूट इट अंटिल पोजेशन। अगर आपका पोजेशन आपको 2.5 से 3 साल में मिलना है, ठीक है, तो आप जैसे मान लो आज आपने 10% दिया, फिर 2 महीने बाद दे आस्क यू फॉर अनदर 20%, मे बी 10%। तो ऐसे करके 10 करके ये 100% आपका अंटिल पोजेशन ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप आज मान के चलो आपने 50 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया किसी से, तो आपने 10% 5 लाख रुपीज दे दिया उसे। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपने फिर 5 लाख रुपीज दे दिया, ठीक है, 10%। तो ऐसे करते करते आपको 10 फेजेस में आप 10% करके उनको पेमेंट दे सकते हो, जैसे जैसे साइट पे कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। ठीक है। अगर आप मान के चलो, बिल्डर को भी क्योंकि पैसे का जरूरत होता है शुरुआत में, अगर कोई आज प्रोजेक्ट डाल रहा है, उसने पहले तो लैंड एक्वायर करा होगा, लैंड पे काम कराया होगा, तो ही नीड कैपिटल, ही नीड पीपल टू सपोर्ट हिम। ठीक है। तो उनके पास भी ऐसे फ्लेक्सिबल प्लान्स होते हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, उनके साथ जुड़ सकते हो, उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट। आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा, आपको बैंक का इंटरेस्ट भी नहीं देना। देयर आर 2 थिंग्स, आपको 10% 9% का आपको होम लोन का इंटरेस्ट भी नहीं देना, ठीक है। और साथ में आपके पास जो अपफ्रंट पैसा है आपको किस्तों में देना एक तरीके से। ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व्ड, सो लॉट ऑफ पेपर वर्क विच इज इन्वॉल्व्ड। तो उसमें आप पेमेंट लिंक प्लान पे आप एनरोल कर सकते हो, साथ में इन्वेस्ट कर सकते हो, साथ में जब तक आपका पोजीशन आएगा आप यू विल गेट योर अप्रिसिएशन आल्सो। ठीक है। एंड जो आप CLP अभी आप बता रहे हैं, CLP का पूरा प्रोसेस है, राइट? तो इसी में जैसे आप बता रहे हो 10% हमें हमें एक अमाउंट देना होता है। वो एक पर्टिकुलर कह सकते हैं मंथ्स के बाद या किसी भी डे के बाद होता है। तो उसको क्या हम अपने बेसिस में हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि 10%, एक बिल्डर ने हमें एक अमाउंट बताया कि आपको 10% ही देना है, तो क्या उसको ऐसे भी हम कम में भी, अगर मान लो किसी के पास 5 लाख से 10 लाख उसी सेम अमाउंट पे नहीं होते कि आप 6 महीने के बाद हर आपको 5 to 10 लाख देना है, तो क्या वो टाइम डिवाइड भी हो जाता है जब बिल्डर बना रहा है उस समय पे? डिपेंड्स कि उनके पास पेमेंट टर्म्स क्या क्या है। अब जैसे कई बिल्डर्स होते हैं जो अपफ्रंट 30-50% लेते हैं, कई बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो 10% ईच मंथ या 2 मंथ्स या क्वार्टरली लेना प्रेफर करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्कीम जो बिल्डर ने निकाला है, बिल्डर से आपका कोऑर्डिनेशन कैसा हुआ है, और साथ में चैनल पार्टनर और आपका ब्रोकर या कंसल्टेंट आपके पास कैसे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड द बिल्डर एंड योर कंसल्टेंट्स आल्सो। ओके। तो जैसे अब आपने बताया कि ऐसे हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है या इन्वेस्ट कर सकती है। तो उसी में क्या रहता है कि हम जब मार्केट में जाते हैं, तो हम लोग जब भी रियल एस्टेट खरीदने निकलते हैं या हम कहीं पे भी 2 लोगों से बात करते हैं कि हमें रियल एस्टेट परचेज करना है या इन्वेस्ट करना है, तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलने लगते हैं मार्केट में। और बहुत सारे ऑप्शंस क्या होते हैं कि कुछ सेम प्रॉपर्टी को चीप भी बताती हैं, कुछ उसको कह सकते हैं प्राइजी भी बताते हैं। अब उसमें हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि कौन सही बोल रहा है, क्योंकि हमें चीप ऑप्शन हमेशा अच्छा लगेगा, राइट? तो हम ऐसा हो सकता है कि हम चीप ऑप्शन की तरफ जाएं, लेकिन वो काफी टाइम ऐसा हो जाता है कि वो स्कैम निकल जाता है। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें हम? दिस इज वेयर वी कम इन। हम लोग यही गैप फिल कर रहे हैं बरेली में कि आपने जो बिल्कुल सेम चीज बोली है, दिस इज व्हाट वी आर
मेजरली फोकसिंग ऑन ओके कि अगर आपके दिमाग में आया आई हैव टू इन्वेस्ट समवेयर इन रियल एस्टेट इन बरेली, मेरे को कुछ घर लेना है या इन्वेस्टमेंट करना है या मेरा कोई XYZ गोल मेरे को अचीव करना है बाय एंड ऑफ माय 30s और मे बी 40s, तो उसी पे हम लोग मेजरली फोकस कर रहे हैं। अगर आप मान के चलो स्कैम्स की बात करें हम, तो एक रिसेंटली प्रोजेक्ट आया था विच वाज नॉट अप्रूव्ड। लोगों ने उसे बोला कि अप्रूव के लिए गया हुआ है, लोकल अथॉरिटीज से अप्रूव हो रहा है, उन्होंने फंडिंग भी ले लिया, लोगों से पैसा भी ले लिया, बट समहाउ इट गॉट रिजेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटीज। ओके तो उनका पैसा अटका रहा। अब पैसा अटका रहा तो दे वर आफ्टर ब्रोकर्स जो जिन्होंने उनको चैनल पार्टनर्स में जोड़ा था, तो दिस क्रिएटेड अ होल लॉट ऑफ नेगेटिव इमेज फॉर द बिल्डर ऑल्सो। बिल्डर रेपुटेटेड थे, ऐसा नहीं है, बट दिस वाज अनदर सर्कमस्टेंस, ये स्कैम नहीं हुआ। ठीक अब तो हम स्कैम्स की बात करते हैं तो ब्रोकर्स और चैनल पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने पास जैसे आप मान के चलो आपने कोई अपना इन्वेस्टमेंट बेचना है, आपके पास एक फ्लैट है, यू हैव टू सेल इट, यू आर प्लानिंग टू सेल इट, यू टोल्ड मी दैट आई वांट समवेयर अराउंड 50 lakhs फॉर दिस फ्लैट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपना दिमाग लगाया, मार्केट रेट 60 का है, आप 50 मांग रहे हो, देयर इज अ गैप ऑफ 10 lakhs। मैंने क्या करा, मैं 55 का आगे दे देता हूँ और 5 लाख रुपीज मेरे हो गए, है ना। तो 5 लाख रुपए जो सामने वाला बंदा है उसे महंगा पड़ा, हालांकि मार्केट रेट से सस्ता पड़ा, बट द जेन्युइन प्राइस वाज सपोज टू बी 50 lakhs ओनली। 50 lakhs के बजाय उसे 55 का पड़ा, आगे उसने रजिस्ट्री कराई, इट गॉट अ होल लॉट ऑफ मेस। तो ऐसे प्राइस इन्फ्लेट ब्रोकर्स करते हैं। ठीक है कि समझ लीजिए 10,000 रुपए गज का कोई प्लॉट है, उसके बाद उन्होंने क्या करा कि 2,000 रुपए अपने यहाँ लगा लिए, 1,000 रुपए अपने लगा लिए, तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इमेज फॉर दैट ब्रोकर ऑल्सो, और वो लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं कर सकते, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में बायर को पता लगता ही है कि एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल प्राइस इसका क्या था। एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, वी आर वर्किंग ऑन ट्रांसपेरेंसी, कि कोई गैप नहीं होना चाहिए बीच में। आप मान के चलो, इफ वी आर फंक्शनिंग एज अ मीडिएटर, वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपका पैसा लग रहा है, हार्ड एंड मनी लग रहा है आपका, तो इट हैज टू गो समवेयर जो कि प्रोडक्टिव हो और आपके साथ खड़ा रहे हमेशा। राइट। तो अभी जैसे आपने बताया कि एक प्रॉपर्टी है जो 50 lakhs की है, किसी ने वो 55 lakhs में सेल करके या 60 lakhs में सेल करके 5 lakhs का अपना प्रॉफिट रखा, और उसी सेम फ्लैट की उसने एक प्राइस बढ़ा दी। तो ऐसे क्या ब्रोकर्स कंट्रोल करते हैं क्या प्राइसेस को नॉर्मली? ब्रोकर्स कंट्रोल नहीं करते हैं, ब्रोकर्स मार्केट को खराब करते हैं। तो आप इस चीज को समझो, अगर मैं यही वाले एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, तो 50 lakhs कॉस्ट थी, आपने बेचा 55 का, बंदे को ये हुआ कि 5 लाख मेरे हो गए। अब उसमें क्या हुआ, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई। अब आपका कोई फ्रेंड, जैसे आपने फ्लैट खरीदा, आपका कोई फ्रेंड आया, उसने कहा जी यार ये तो XYZ बंदे का था, वो तो 50 lakhs में बेच रहा था, तूने 55 में क्यों लिया? फिर आपको क्या लगेगा कि जो मीडिएटर था उसने मेरे साथ 5 लाख रुपए का झोल किया है। राइट। तो झोल करना, फिर आपके पास नेगेटिव इमेज आ गई, आपने 3 लोगों को और बताया यार इससे मत लेना, आई गॉट स्कैम्ड ऑफ 5 लाख रुपीज। राइट। आपने अपने फ्रेंड्स पार्टीज में बोला कि यार मैंने फ्लैट लिया था XYZ बंदे से और मेरे साथ उसने यार ऐसा ऐसा किया, so I would not prefer you to work with him or get associated with him. So it creates a whole lot of negative impact and an image of that particular person जो आपके साथ मीडिएटर है। इसीलिए आप मान के चलो कि अगर लॉन्ग टर्म आपने एक बार तो कमा लिया 5 लाख, फिर आप नेक्स्ट कैसे कमाओगे? अगर आप वहीं पे 2% लेके अपना साइड हो जाते तो इट वुड हैव मेड सेंस कि यार बंदा जेन्युइन था, बंदे ने बहुत अच्छा मेहनत किया, सारे काम करवाए, मेरे को बैठे बैठे असिस्टेंस प्रोवाइड करी है, मेरे को कहीं नहीं जाना पड़ा, भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ी, सारा पेपर वर्क हैंडल किया, वो तो नहीं हुआ। फिर 5 लाख का आदमी को भारी पड़ा वो। राइट, बिल्कुल। तो इट क्रिएटेड अ नेगेटिव इमेज फॉर थ्रू आउट हिज लाइफ। तो अगर हम इन्हीं की बात करें, जैसे ये स्कैम हो गया 5 lakhs का, इसमें अब हमने जो मार्केट में सुना है बहुत तरीके के स्कैम्स होते हैं, राइट? तो हम किस तरीके से पता करें, जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मैं किस तरीके से करूँ कि ये एक्स प्रॉपर्टी है एंड ये इसी सर्टेन इंसान के नेम पे है और ये इतने प्राइस पे ही है, और इस पे जो पीछे जो बैकलॉग में डॉक्यूमेंट्स है या स्पैम्स हैं, ये क्या चीज़ें हैं, और मुझे कितनी, मतलब मैं कैसे फुल ट्रांसपेरेंसी लूँ प्रॉपर्टी के बारे में कि मैं जो ले रहा हूँ वो सही ले रहा हूँ? अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, आप मान के चलो आज आपको एक घर पसंद आ गया विच इज इन रीसेल, आपने प्रॉपर्टी का रेट फाइनलाइज कर लिया कि आई वुड गो फॉर 2 crores फॉर दिस पर्टिकुलर हाउस, ठीक है, आपने 2 करोड़ रुपए उसका लगा दिया प्राइस।
अब बात आती है, आपकी डील तो हो गई लॉक, बट अगेन उसके बाद पेपर वर्क, लीगल, सारी चीजें चेक कौन करता है? इस चीज को हमने यहाँ पे केटर करना शुरू किया है। हम लीगल सर्विसेज इन हाउस है हमारे पास। वी हैव अ लीगल टीम जो कि सारी ड्यू डिलिजेंस थोरोली करता है। ठीक है। अगर आप चाहो तो आप 30 साल 12 साल होता है कि विद इन लास्ट 30 ईयर्स 12 ईयर्स कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ इस प्रॉपर्टी पे, उसमें निकल के आता है कि जी बैंक पे ये लोन था, ये क्लियर हुआ है, ये नहीं हुआ है। उसमें सारी चीजें निकल के आती हैं। कोई एग्रीमेंट टू सेल तो नहीं था इस प्रॉपर्टी पे कभी, या कोई केस तो नहीं था इस प्रॉपर्टी पे कभी, कोई लॉ सूट तो नहीं चल रहा है इस पे। तो 12 साल 30 साल में ये चीजें निकल के आ जाती हैं आराम से। ठीक है। बट अगेन यू नीड somebody who is responsible, who is quite knowledgeable, who understands how paper works into real estate. अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है तो there are chances you might get scammed already. अब बस बात आती है कि हमारे पास इन हाउस जो लीगल टीम है वो हम लोग कैसे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपकी 2 करोड़ वाली अभी हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो 2 करोड़ रुपए आपने रेट लगा दिया, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस के लिए आप हमारे पास आए कि प्रखर आई नीड टू गेट दिस डन, आई नीड टू वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स, प्लीज गेट डन फॉर मी। तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो है अपनी लीगल टीम को फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद वो एक एक लाइन एक एक वर्ड सारे पेपर वर्क्स का पढ़ते हैं पहले। ठीक है। उसके बाद उसका 30 साल 12 साल खसरा खतौनी और सारी जो लीगैलिटी ड्यू डिलिजेंस की होती है वो हम लोग खुद इन हाउस करते हैं। ठीक है। उसके बाद वी गिव अ रिपोर्ट टू द क्लाइंट ऑल्सो, रिटन रिपोर्ट होता है वो, along with satisfaction or either if there is any red flag or all the green flags, जैसा भी होता है उसका सिनेरियो, we cater all the legal due diligence for that client also. ठीक है। अभी तो जैसे कि ये बात हो गया, हमने प्रोफेशनल को हायर किया, देन उसके बाद हमने सब चीज़ों को वेरीफाई किया। अगर मुझे मान लो मैं एक प्रॉपर्टी के सामने खड़ा हूँ एंड मैं टच में नहीं हूँ किसी के, या मैं जस्ट एक न्यू कमर हूँ, राइट, तो मैं अपने फ़ोन में जस्ट फॉर अ बिट की अभी मुझे खाली जानना है कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो अपने फ़ोन के थ्रू कैसे चेक कर सकता हूँ? मतलब बेसिक लेवल पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ? बेसिक लेवल पे आप अगर एक एग्रीकल्चरल लैंड देखना चाह रहे हो, आपने जैसे एक खेत देखा आज 10 बीघे का 5 बीघे का, तो उसमें क्या होता है, उसमें खतौनी होती है। खतौनी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कि आजकल यूपी गवर्नमेंट और सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट ने इसको नेटवर्क बना दिया है, पूरा इंटरनेट पे आ गया है। तो अगर आप यूपी भूले पे जाओगे, आपके पास जो वहाँ का गांव होता है, गांव का नाम होता है रकवा होता है, उसको आप एंटर करोगे, अपना गांव सेलेक्ट करोगे, विलेज सेलेक्ट करोगे। आफ्टर दैट उसमें आपका जो खेत नंबर या फिर खतौनी नंबर होता है, आप उससे सर्च कर सकते हो हु इज द करंट लैंड ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यू हैव टू गेट योर ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद आप खुद भी चेक कर सकते हो कि ये वाला खेत किसके नाम है, ये वाला खेत किसके नाम है, ये वाला खेत किसके नाम है। ठीक है। तो उसमें सारे जो लीगल हेयर्स या फिर आप ही लैंड ओनर हो, उसमें एक एक चीज डिटेल आ जाती है आपकी, कि इस रकबे में या इस विलेज में इस खेत नंबर पे कौन अभी मालिक है। आपके पास एक एक चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। ओके। हाँ, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट्स और स्कैम्स की बात कर रहे हैं, अभी जैसे कि 2026 आने वाला है, राइट, तो अभी हम अगर मानते हैं कि किसी के पास एक अमाउंट पड़ा है, एक्स अमाउंट पड़ा है, एंड वो इस ईयर से अपनी इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स पे काम करना चाहता है, तो उसके 2026 का क्या प्लान होना चाहिए? वो किस तरीके से इन्वेस्ट करे 2026 में? और बरेली में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हम जैसे बरेली में ही हैं, तो हम बरेली में क्या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं ऐसी जो 2026 में हमें काफ़ी अच्छा या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहे? पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कॉर्पस कितना है। अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल बिगिनर हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, यू हैव 15-20 lakhs इन योर बैंक अकाउंट, यू आर अर्निंग समवेयर अराउंड 1 to 2 lakhs अ मंथ, आप आसानी से EMI अफोर्ड कर सकते हो एक घर की। अब प्लान ये आता है कि मुझे अपना पैसा ग्रो करना है या मुझे घर लेना है। तो 2 पर्सपेक्टिव उसमें हम देखते हैं पहले, कि एंड यूजर गोल क्या है, कि आइदर यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी और आइदर यू वांट अ ड्रीम होम। अगर आप ड्रीम होम लेना चाहते हो तो यू कैन गो विद अस। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो देयर आर सेवरल स्टेजेस दैट वी फिल्टर आउट कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। उसके साथ अगर हम मान के चलें कि आपका एक गोल होता है कि मेरे को रेंटल्स चाहिए पर मंथ, या फिर मेरे को इस पैसे को डबल करना है, या फिर मेरे को इसको थोड़ा सा ग्रो करना है, आई हैव समवेयर अराउंड 5-10 years डाउन द लाइन जिसमें मेरे को ये पैसा इन्वेस्टेड रखना है, तो उस गोल से भी हम लोग थोड़ी चीज़ें फिल्टर आउट करते हैं फिर।
फिर टाइम ड्यूरेशन आता है कि मेरे को अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद कहीं कुछ और इन्वेस्टमेंट बड़ा करना है तो दिस इज हाई रिटर्न हाई पॉसिबिलिटी वाला चीज़ मेरे को चाहिए. दैट इज़ अनदर थिंग दैट वी केटर. तो उसके बाद हम लोग फिल्टर आउट काफ़ी सारे ऑप्शंस करने के बाद आपको एक प्लान बताते हैं कि आपके पास ये आपने इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास इतना समय है, आपका एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए. ठीक है. तो दिस इज एंड टू एंड सर्विस दैट वी केटर. उसमें क्या होता है, एक आपको भी क्लैरिटी मिलती है कि मेरा जो गोल है वो इस चीज़ से अलाइन भी हो रहा है या नहीं. अभी तक मार्केट में क्या चल रहा था, आपने जगह कहा जी मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मेरे को इन्वेस्ट करने हैं, आपके पास 100 ऑप्शन आ गए, पूरी लिस्ट आ गई आपके पास लोकल ब्रोकर से कि भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. आपको क्या हुआ, यार मेरा तो गोल ये था, यार मेरा तो अलाइन ही नहीं हो रहा इनमें से किसी से गोल. तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था मार्केट में. अब अगर आप हमारे पास आते हो, हमसे कहते हो कि यार मेरा गोल ये है, हम पहली चीज क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं ऑप्शंस कि आपका जो गोल है उससे कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा इन्वेस्टमेंट अलाइन हो रहा है. पहले तो कितना बजट है, किस एरिया के आसपास हम देख सकते हैं, इस रेंज के आसपास क्या गोल्स अचीव करने हैं हमने. तो गोल ओरिएंटेड जब हमें क्लैरिटी मिलती है तो हमारे पास एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ ये चीज ठीक हो सकती है मेरे लिए. ओके. हाँ, फुल श्योरिटी तो आपको लोकल ब्रोकर्स ने कभी नहीं मिलेगी. ना तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन आ रही होंगी, ना तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज होगी पेपर्स की. तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर बायर्स ऑल्सो कि हमारे पास आने वाले टाइम में क्या प्रोग्रेस आना है, कैसे प्लानिंग होनी है सिटी की, सिटी में मास्टर प्लान कैसे आना है. तो उस चीज से आप दूर रहें तो बहुत अच्छा है. चलिए, तो जैसे कि आपने बताया इन्वेस्टमेंट प्लान हम पूरा बनाएंगे और दिस इज ऑल्सो ओनली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट, राइट. तो मान लीजिए मेरे पास मैं 2026 में जैन में स्टार्ट करता हूँ एंड मेरे पास पड़े हैं 50 लाख टू 1 करोड़ का मेरा बजट है फॉर इन्वेस्टमेंट्स. तो अब मैं बरेली में किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँ, या फिर 2026 में बरेली में ऐसी कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिन पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या बेस्ट रहेगा मेरे लिए? अगर आपके पास देखो एक खुका है, हाँ, है ना, मैं तो एडवाइस ये करता हूँ लोगों को कि आप डाइवर्सिफाई कर दो. ठीक है. आप एक जगह पैसा मत लगाओ. ठीक है. मे बी हो सकता है कि आपने एक जगह पैसा लगाया, वो 1% चांस का भी हुआ तो वो ब्लॉक हो गया, तो आप कहोगे जी पैसा बढ़ा नहीं. डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है, यू गेट मल्टीपल ऑप्शंस, यू गेट मल्टीपल रिटर्न्स. तो उसमें अगर एक प्रोजेक्ट ने आपको 20% दिया, एक ने 50 दिया, एक ने 10 दिया, तो आपका एक क्यूमुलेटिव एवरेज निकल के आ गया कि मेरे रिटर्न अच्छे हो गए. अगर आप एक जगह इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस गोल के साथ चलना पड़ता है कि इट इज ओके कि मैं इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकता हूँ. राइट. क्योंकि आप मान के चलो, अगर आपको 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाना है तो आपका ये नहीं है कि 1 साल में हो जाएगा या 2 महीने में हो जाएगा. ये सब बकवास बातें हैं, उसमें कुछ नहीं होता. आपको बेचा जाता है ये कह के कि आपको इतने रिटर्न्स इतनी टाइम में मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता. देयर इज नो फुल शॉर्ट श्योरिटी जो आपको लिखित में दे दे कि मेरे पास अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया और मेरे को अगले दिन या 6 महीने या 1 साल में वो 1.5 करोड़ रुपए दे देगा. ठीक है. तो इट्स बेटर यू डाइवर्सिफाई योर अमाउंट. आप नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, बीडीए की नई सोसाइटीज आ रही हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं बरेली में जो नया अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ो, उनके साथ अलाइंड हो, उनके गोल के साथ मैच हो रही है आपकी वाइब्स, आपका गोल, तो आप बिल्कुल उनके साथ इन्वेस्ट करो. साथ में उनका जो मैंने आपको अभी पेमेंट लिंक प्लान भी बताया था कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होते हैं, उसमें भी आपका ये है कि आपको अपफ्रंट पैसा नहीं देना एकदम. तो यू कैन इजीली डाइवर्सिफाई योर मनी विद ऑल दी प्रोजेक्ट्स विच आर अपकमिंग एंड ऑनगोइंग इन बरेली. तब तक आपका, जब तक पोजीशन देंगे वो, तब तक आपका पैसा भी अच्छा हो चुका होगा और आप, हो सकता है उसमें चांस आप फ्लिप भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई बायर आ गया अच्छा, तो आप उसमें एग्जिट ले सकते हो आराम से. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. तो जैसे कि अभी आप बोल रहे हो कि बीडीए अप्रूव बिल्डिंग्स या बीडीए अप्रूव जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हम मेनली नोटिस करें कि क्या हो रहा है या क्या अप्रूव हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे चेक करें कि हर एक के पास इन्फॉर्मेशन तो रहती नहीं है कि हाँ ये बीडीए अप्रूव बिल्डिंग है तो इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, या ये बीडीए अप्रूव प्रोजेक्ट है इस पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वो कहाँ पे चेक करें हम? आजकल बीडीए भी बहुत एक्टिव है. अगर आपने देखा हो, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है. वो जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज है और जो एनक्रोचमेंट हो रखा है, उन सबको आजकल वो साफ करते जा रहे हैं. राइट, बिल्कुल. तो उससे एक आदमी के अंदर खौफ आ जाता है कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है यार. तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप? उसके लिए आप बीडीए से सर्टिफिकेट निकलवा सकते हो बीडीए ऑफिस जाके. ठीक है. आपकी रेरा की वेबसाइट होती है. एवरी बिल्डर हु इज मेकिंग एनी प्रोजेक्ट, ही हैज टू गेट रजिस्टर्ड विद रेरा एंड बीडीए.
इन बरेली, बीडीए बरेली में है। आप जिस शहर से हो सकते हो वहाँ पे आपका लोकल अथॉरिटीज़ होती है। तो अगर आपके पास रेरा और बीडीए सर्टिफिकेट है तो आप अपने बायर या फिर जो आपका इन्वेस्टर आ रहा है आप उसे दिखाओ। अगर आप एज एन इन्वेस्टर जा रहे हो तो आप अपने बिल्डर से पूछो, उनके ऑफिस में पूछो कि आई नीड दैट सर्टिफिकेट, माई all the documents have to be checked, I have to verify if this is genuine or not। तो आप बीडीए सर्टिफिकेट से चेक कर सकते हो और रेरा की वेबसाइट पे जाके प्रोजेक्ट के नाम से भी चेक कर सकते हो आप। वो रेरा की वेबसाइट पे, यूपी रेरा की वेबसाइट पे अगर हम यूपी की बात करें तो उसमें आप अपना सिटी सेलेक्ट करके आप बिल्डर्स देख सकते हो, लिस्ट ऑफ बिल्डर्स हु आर रजिस्टर्ड इनटू रेरा, और उनका पोजीशन किस टाइम पे आएगा, प्रोजेक्ट की स्टार्ट कब हुई थी और कब तक डिलीवर करने का प्लान है, कहाँ कौन से स्टेज पे चल रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंचा है। देयर इज अ क्वार्टरली रिपोर्ट व्हिच हैज टू बी सेंड टू रेरा। देयर इज डॉक्यूमेंटेशन विद all the necessity which has to be sent to again RERA। Okay. तो RERA is doing a good job in India। और उसके साथ अगर हम बात करें तो उसमें आपको पेमेंट्स भी रेरा में अपने फंड्स जो हैं बिल्डर्स को थोड़े रोक के रखने पड़ते हैं। रेरा रोक के रखता है इन केस बिल्डर इज डिफॉल्टिंग और माइट गेट डिफॉल्ट, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है फिर सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा लौटाने में। ठीक है। तो देयर इज अ कॉर्पस विच द बिल्डर हैज टू सबमिट विद ईच ट्रांजेक्शन दैट दे मेक विद द बायर। और रेरा के साथ ही वो सारी रेगुलेशंस अथॉरिटीज में आती है। सारी चीज़ें अभी हमारे पास ओपन अप है, राइट, हम जाके डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकते हैं। अब वैसे ही सेम चीज़ें है कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस तब आए होते हैं जब कोई उधर पे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोई नई चीज़ बन रही है, या कोई आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी आ रही है हमारे आसपास, या हॉस्पिटल्स आ रहे हैं गवर्नमेंट अप्रूव, या फिर हम कह सकते हैं कि रोड्स बन रही है नई। तो वो हम पता करने का कोई तरीका है, क्योंकि बहुत सारे जैसे ब्रोकर्स हो सकते हैं या कह सकते हैं हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं, वो हमें बोलते हैं कि थोड़े टाइम बाद यहाँ से हाईवे आ हाईवे निकलेगा, आपकी प्रॉपर्टी कुछ सालों में ही करोड़ों की हो जाएगी। तो वो क्या सच होता है, या सच होता है तो उसको हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? अब देखो, अब आज आप मान लो कि बरेली में आपको किसी ने बोल दिया कि यहाँ से एक नई रोड आनी है यार, या यहाँ से बाईपास निकलेगा, आप यहाँ पे लैंड ले लो, यहाँ पे प्लॉट लेके डाल दो। तो आप उसे चेक कैसे कर सकते हो? आपके पास बीडीए जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक मास्टर प्लान इशू करती है फॉर नेक्स्ट कमिंग फिस्कल ईयर। उसके पास एक पूरा मास्टर प्लान होता है कि हमने कैसे कहाँ पे क्या प्रोग्रेस लाना है, बी इट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और सारे डेवलपमेंट उसमें होते हैं रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, टूरिज्म। सारा बीडीए के पास एक मास्टर प्लान होता है जिसमें वो सारी चीज़ें रखते हैं। अगर आप आज की बात करो तो बीसलपुर रोड, रूपापुर रोड, लालपुर रोड ये एक्सटेंड हो रहे हैं। तो अगर हम बरेली और आगे बरेली एक्सटेंडेड दिल्ली लखनऊ हाईवे के बियॉन्ड वाला बरेली देखें तो इन द नेक्स्ट कमिंग 2 to 3 years इट इज गोइंग टू बी अलाइंड। वो आपको एक ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। देयर इज 100 feet road which has to be passed in all these 3 areas। तो वो कनेक्ट करेगी 100 feet road इधर, 100 feet road उधर हो जाएगी। तो आप मान के चलो कि शहर वही हो गया। और आने वाले जो बिल्डर्स हैं वो भी सारा दिल्ली लखनऊ हाईवे पे ही काम करना शुरू कर दिया है। तो उस वजह से बरेली एक्सटेंड हो रहा है। 14-15 लाख अभी पॉपुलेशन है बरेली की। वो आने वाले टाइम में प्रोग्रेस भी करेगी और इनपुट भी लाएगी, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक एपी सेंटर है, साथ में जो अलाइन हो रहे हैं, जैसे आसपास के क्षेत्र हैं, आसपास के एरियाज हैं, वहाँ से भी लोग आना एक अपना लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए बरेली ही प्रेफर करते हैं। बिकॉज बरेली इज अ एपी सेंटर ऑफ ऑल द नेबरिंग स्मॉल सिटीज एंड स्मॉल कस्बास। तो उसमें एक बरेली को इसलिए एडवांटेज ये मिलता है कि इट हैज़ गॉट एपी सेंटर एंड अलॉन्ग विद दैट वो एक्सटेंड कर सकता है अभी चारों दिशाओं में। अगर हम चारों दिशाओं की बात करें तो वो चारों दिशाओं में अभी एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि आसपास अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक बहुत ही पुराना डिबेट चलता है कि लैंड ज़्यादा बेटर है कि फ्लैट ज़्यादा बेटर है, राइट? ये बहुत ही पुराना डिबेट है। तो इसमें आप क्या कहोगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या ज़्यादा बेटर है, लैंड की फ्लैट? गुड क्वेश्चन। उसमें अब आप मान के चलो कि हम बरेली की बात करते हैं, जैसे हम बरेली सेंट्रिक बातें कर रहे हैं आज। वैसे तो हम बरेली की बात अगर करते हैं तो बरेली में आप मान के चलो कि फ्लैट कल्चर इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। देयर आर कपल ऑफ बिल्डिंग्स जो कि अभी अपार्टमेंट्स लेके आए हैं, बट इतना इवॉल्विंग नहीं है, क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो लैंड में जाएगा तो आपके पास एक चीज बन जाएगी जिंदगी के लिए कि आई हैव दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड
जो कि मेरे पास है, मेरा ओन है, इसमें मैं घर बनाऊं, कुछ भी करूं, जैसे भी जितना मंजिल बनाना है मैं बना सकता हूं। ठीक हो गया। अब बरेली में शॉर्टेज ऑफ लैंड नहीं है। आप ये सोच के चलो कि आपके पास आज अगर 50 लाख रुपए हैं तो आपको पीस ऑफ लैंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज अ कॉन्सेप्ट फॉर बिगर सिटीज कि हमें लैंड में लेना चाहिए घर या फिर हमें फ्लैट पे जाना चाहिए। इट इज फॉर बिगर सिटीज, नॉट सिटीज लाइक बरेली, बिकॉज बरेली में आपके पास जो है ऑप्शंस कई सारे हैं लैंड के, एंड लैंड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट वहां पे, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू गेट। पीपल हैव टू मेंटेन अ सोसाइटी, पीपल हैव टू लिव अ लाइफस्टाइल अराउंड दैट एंटायर सिनेरियो। और कमेलियास देख लो आप, बाकी सारे जितने डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें एक सोसाइटी और एक माहौल वो लोग डिलीवर करते हैं साथ में। तो बरेली इज नॉट, एज वी स्पीक, अभी इट्स नॉट about flats or land. अभी it can either be flat or either be land, but आपके पास ऑप्शन लैंड्स के ज्यादा हैं, फ्लैट्स के बहुत कम है। तो इफ यू वांट सिक्योरिटी, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, यू कैन गो फॉर अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स आर नॉट अ बैड ऑप्शन। उसमें आप बिल्कुल रह सकते हो। इफ यू आर स्टेइंग आउटसाइड द सिटी, तो आपने ताला लगाया और आप चले गए महीने भर के लिए बाहर, देयर इज नो पॉइंट कि आपको कोई सिक्योरिटी की टेंशन लेनी है, बिकॉज इट इज ऑल गेटेड, इट इज ऑल 24/7 सर्विलेंस वाला सीन है। तो अपार्टमेंट्स में एक सिक्योरिटी रहती है। इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर या फिर आपके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, आप बाहर रहते हो, तो फ्लैट इज अ गुड ऑप्शन। तो इसमें जिस तरीके से मान लो मैं एक रेंटल इनकम के लिए एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, राइट, अब उसमें क्या बेटर रहेगा? उसमें मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? क्या मैं फ्लैट में जाऊँ कि डायरेक्टली मुझे रेंटल इन्वेस्टमेंट्स आना चालू हो या रेंटल इनकम आना चालू हो, या मैं लैंड पे जाऊँ फिर उसके बाद उसे बिल्ड करूँ, या क्या बेस्ट ऑप्शन है? बेस्ट ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, डिपेंड्स कि उसमें आरओआई कितना जनरेट हो रहा है। आरओआई आप इसलिए ऐसे निकाल सकते हो कि आपको सालाना कितना रेंट मिल रहा है डिवाइडेड बाय व्हाटएवर अमाउंट यू हैव पुट इन। तो उससे आरओआई आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। आप मान के चलो बरेली में जो कमर्शियल का आरओआई आता है वो 2.5-3-4% के आसपास फ्लक्चुएट करता है, और इसी के आसपास रेजिडेंशियल का थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है। तो अगर हम गोल अचीव करना चाहते हैं कि आई नीड टू अर्न सम रेंटल इनकम्स, तो आप आइदर कमर्शियल शॉप रेंट के लिए चढ़ा सकते हो लेके, इधर आप एक फ्लैट ले सकते हो जिसमें आपको मंथली रेंट मिलता रहे, या फिर आप एक पीजी काइंड ऑफ या फिर एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी खोल सकते हो जो कि फर्निश्ड हो और सारी उस पर फैसिलिटीज हो। आइदर यू वांट टू गो इनटू दैट बिजनेस व्हिच इज वेरी ऑपरेशनल एक्सटेंसिव, यू हैव टू लुक फॉर ईच एंड एवरी फैसिलिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग। आप उस तरफ भी जा सकते हो। इट हैज गॉट मोर पोटेंशियल बिकॉज आसपास कॉलेजेस हैं, आसपास सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो पीपल नीड सम स्पेस जहाँ पे वो अच्छा रह पाए। स्टूडेंट नीड सम गुड पीजीज एंड हॉस्टल्स ऑल्सो जो कॉलेज के आसपास अच्छी फैसिलिटीज दे, तो आप उस तरफ भी जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि अभी कोई प्रॉपर्टी आने वाली है या फिर मान लो हॉस्पिटल करने वाला है किसी जगह पे या किसी जगह से हाईवे निकलने वाला है। अब बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं अक्सर पहले मिल जाती है, पता नहीं कैसे, एंड वो एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड विद इन 2 to 3 years दे बिकम करोड़पति, या वो अपना जितना ही मनी लगाया उसको डबल ट्रिपल या 10 times कर लेते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक कैसे पहुंचती कैसे है उनके पास? वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है, वो इनसाइडर न्यूज होती है। ठीक है। अब जैसे आप एक बड़े बिल्डर हो या फिर आप एक बड़े इन्वेस्टर हो, ठीक है। आपने सोचा कि मैं एक 100 बीघे की टाउनशिप लाऊंगा। आपने किसी से डिस्कस किया, आपने किसी को बोला यार मेरे को 100 बीघे का लैंड पार्सल देख रहा हूँ मैं। अब आपने वो लैंड पार्सल पसंद भी कर लिया, ठीक है, वहां पे आते जाते लोगों ने भी आपको देख लिया, वहां के जो बंदे जिसके साथ आप गए उसको पता है कि आप लेने वाले हो, उसने सारी चीजें करी, उसने किसी थर्ड पर्सन को बताई ये चीज, आप बीडीए के पास अप्रूवल लेके गए, आप बीडीए ऑफिस में थे, आपने ऑफिसर्स के साथ बात करी और सारी चीजें ऐसे ऐसे डिस्क्लोज होती गई। ठीक है। अब वो क्या होता है चीज, जैसे अब जिस मीडिएटर से आपने लिया, हो सकता है कि उसने कहीं ना कहीं जाके किसी थर्ड पर्सन को बोला हो कि दिस XYZ पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग 100 बीघास ऑफ टाउनशिप इन सच एरिया। ठीक। या फिर एक डॉक्टर यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन पास होती गई, देयर इज अ चेन इन्वॉल्व। ठीक है। तो उस चेन के दौरान लोगों को क्या पता चलता है कि यार यहाँ पे एक बड़ी चीज आने वाली है, तो हो सकता है कि मैं भी अपना पैसा लगा लेता हूँ। ठीक है।
अब ये तो बात हो गई एक कि नॉर्मल कोई बिल्डर कुछ के क्या आता है हमारे पास, राइट। अब लेकिन काफी बार गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें लेके आ रही होती है, उसी की न्यूज लीक हो जाती है पहले। अब गवर्नमेंट तो एक क्लासिफाइड पूरा चल रहा है, क्लासिफाइड चीजें चल रही हैं कि हाँ ठीक है मुझे इस जगह पे एक हाईवे निकालना है या इससे एक रोड कनेक्ट करवानी है। तो उस बीच में कहाँ पे लीक हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें काफी ज्यादा पॉलिटिशियंस के आस जमीन निकलती है अगर हम गए, राइट। और काफी ज्यादा सिर्फ बड़े लोगों पे निकलती है, जो ऑलरेडी रिच हैं, जो ऑलरेडी इस पे एक अच्छे नाम पे खेल रहे हैं, उन लोगों के यहाँ से प्रॉपर्टीज निकलती है। ऐसा कैसे हो सकता अगर सरकार भी किसी जगह में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है या फिर कुछ ऐसा चीज़ लाने वाले हैं जो कि प्रोग्रेस करेगा इस पर्टिकुलर एरिया को या फिर आगे बढ़ाएगा, तो उसके लिए काफ़ी सारी रिसर्च पहले लगती है। है? ठीक है। अब रिसर्च जो होती है वो चैनल पार्टनर्स के थ्रू होती है, लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू होती है, और काफ़ी सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो एंड टू एंड प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू होती है। ठीक है। अब इस दौरान हो सकता है कि किसी ना किसी एक चैनल से वो इन्फॉर्मेशन किसी XYZ बंदे के पास पहुंची, ठीक है। जो कि एक इनसाइडर न्यूज़ है कि मेरे पास जी इस एरिया में सरकार आजकल लैंड देख रही है बिकॉज दे वांट टू ब्रिंग सच थिंग इन सच एरियाज। ठीक है। तो ये इनसाइडर न्यूज़ मेरे पास आई थ्रू माय कह सकते हैं कि जिन्होंने उनसे रिसर्च करवाई हो सरकार ने, या फिर जिनके थ्रू वो लैंड एक्वायर कर रहे हैं, या फिर जिनसे लैंड एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। जो फार्म लैंड अभी फार्म ओनर्स हैं या आसपास के लोग हैं, उनसे इनसाइडर न्यूज़ आई। तो आपको एक्टिव रहना और समझदारी से काम लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टी लेना सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता है, सही टाइम पे पैसा लगाना भी होता है। ठीक है। तो यू हैव टू सी दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि आसपास मार्केट में क्या हवा है, ठीक है। क्या रुकवा है हवा का, किस तरफ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। ठीक है। ठीक है। तो मतलब हमें बहुत सारे अच्छे लोगों से भी कनेक्ट होना जरूरी है कि हमारे पास जो एक इलाइट इन्फॉर्मेशन है वो पहले आ जाए, ईड इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले पहुंचे। तो प्रॉपर्टी लेना सिर्फ पैसा डालना नहीं होता, सीधा राइट टाइम पे पैसा डालना होता है। अगर आपके पास कोई मार्केट नॉलेज नहीं है तो आप जाके एक्सप्लोर करो, पहले उस एरिया के बारे में स्टडी करो, वहाँ के लोकल लोगों से मिलो, वहाँ के आसपास की शॉप से मिलो, ताकि आपको एक माइंडसेट पता चलेगा कि इस एरिया में क्या पोटेंशियल हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर आपके पास कोई इनसाइडर न्यूज़ है तो उसको एक बार वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप अपना पैसा बिल्कुल ना डालें, हो सकता है कि वो सालों साल के लिए ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको एक पर्सपेक्टिव इस पिच से भी लेके चलना चाहिए कि आपको एक एरिया के बारे में स्टडी करनी चाहिए, आपको रेगुलरली विजिट्स करनी चाहिए, वहाँ पे जाके लोगों से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि उसको आपको एक और चीज़ें जो है साथ की एरियाज की वो पता चलती है। ठीक है। तो मतलब अगर हमें एक कोई इनसाइडर टिप मिली है कहीं से भी, तो हमें ज़्यादातर फिर कनेक्ट करना है आसपास के शॉप ओनर्स के साथ, कह सकते हैं हम किसी जो उधर पे नॉर्मल लोग रह रहे हैं, कि किस तरीके का क्राउड यहाँ पे आना शुरू हो रहा है अभी, बिल्कुल। राइट। उसी से हम कह सकते हैं 100% उस पे लगा सकते हैं कि यस इधर पे कोई ना कोई चीज आने वाली है। हाँ, आपको अपना ड्यू डिलिजेंस और मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। आप किसी पे फुल्ली डिपेंडेंट मत रहिए। हो सकता है कि आपका जो कंसल्टेंट या फिर आपका जो ब्रोकर हो वो जेन्युइनली अच्छी बात बोल रहा हो, सही बात बोल रहा हो, बट आपको अपने साथ भी थोड़ी बहुत नॉलेज साथ में रखनी चाहिए अपना पैसा डालने से पहले। इनसाइडर टिप्स जैसे मार्केट में तो बहुत ज्यादा चलती है, राइट, कि हर टाइम पे कोई ना कोई टिप ऐसी फ्लू कर ही रही होती है। तो हम कैसे पता करें कि ये तो आपने बता दिया कि हमें जाना है, सब चीजें करनी है, तो कितनी परसेंटेज टाइम होता है कि इनसाइडर टिप सही होती है, और कितने परसेंटेज, मतलब क्या रेशियो रहता है? ज्यादातर स्कैम्स ही रहती हैं, क्योंकि जितना मुझे सुनने के लिए आता है। इसका कोई कैलकुलेटिव परसेंटेज नहीं निकाल सकता कभी ना। तो आप इसको सोच सकते हो कि ये 100% श्योर है या 50% श्योर है, ऐसे कैलकुलेटिव टर्म्स में नहीं होती हैं चीजें। मेनली हमें जाके ही विजिट करके जो आपको मार्केट रिसर्च करना इज द मेन थिंग, जो आपको ये पोटेंशियली सपोर्ट करेगा कि वो कितना सच है या फिर वो पूरा स्कैम है। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ, मुझे किसी ब्रोकर ने या किसी भी रियल एस्टेट के कोई भी एजेंट ने मुझे एक प्रॉपर्टी दिखाई, देन उसके बाद सेम जैसे ही मैं उसके पास से जाता हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं सिंगल खुद ही जाके वो प्रॉपर्टी विजिट करता हूँ एंड उनके साथ डील कर लेता हूँ। तो क्या ये आपके साथ हुआ है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फिर? दिस इज अ हार्ट ब्रोकन स्टोरी ऑफ अ रियलिटर। ये सबके साथ होता है, ये बहुत कॉमन चीज है। हाँ जी। और हम लोग डील कैसे करते हैं, आपने पूछा, तो जैसे मान लो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। मैं एक क्लाइंट के साथ एक साइट पे गया, एक बिल्डर के पास गया प्रोजेक्ट
एक्सप्लेन करने। हमारी टीम ने उनके साथ एंड टू एंड सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी और सब चीज़ें समझाई। वो फिर बंदा जाके विद इन 30 days वो प्रॉपर्टी बुक कराया किसी और के साथ। ठीक है। वी गॉट टू नो थ्रू आवर सोर्सेज कि इस बंदे ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बुक करी है। लेकिन हमारे टीम मेंबर ने कहा फिर सर आप कुछ कहोगे क्यों नहीं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसने कर ली। बट वो बोला कि हाई टिकट साइज था, सारी चीजें हैं, आपने क्यों नहीं बोला जाके? तो मैंने उसे भी बोला कि आपसे भी अगर बात हो तो यू हैव टू बिकम अननोन, कि आपको फैक्ट ये पता है कि उसने प्रॉपर्टी खरीदा है। राइट। क्यों? क्योंकि वो जो बंदा है वो डॉक्टर था वैसे बाय प्रोफेशन। ओके। उस प्रोफेशन में होने के बावजूद भी उसका अगर माइंडसेट ऐसा है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग बियॉन्ड दैट। क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, जिन लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, जिन लोगों के साथ काम हमारा चलता है चैनल्स में, मैं चाहता हूँ कि उनका माइंडसेट भी एकदम खुला रहे, ना कि इतना नैरो माइंडेड हो कि अगर आप किसी और के साथ जाके कहीं से बैक ऑफ दी आर्ट आप वहां से जाके बुक करके आ रहे हो तो हमारा माइंडसेट ही मैच नहीं हो रहा। अब मेरी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, तो हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते। सही बात है। मैं आपसे नहीं बोल सकता जबरदस्ती कि आप मेरे साथ आके काम करो। सही बात। फिर क्या होता है जी, 30 दिन बाद, फिर उसके 10 दिन बाद उसका फोन आता है क्लाइंट का हमारे ऑफिस में कि सर ऐसे ऐसे मैंने प्रॉपर्टी बुक करी थी और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई इश्यूज थे। ठीक है। अब हुआ क्या, वो अकेला गया, उसको बाय एंड ऑफ द आर्ट उसके 30% उस सेलर के पास भी अटका रहा। अब अगर उसने 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी बुक किया, उसका 30% 30 लाख रुपए उसने सेलर को दे दिया था ठीक है। एज अ टोकन एडवांस। तो वो अटका रहा, वो निकल नहीं रहा था। वो बोला जी आपकी तरफ से दिक्कत आ रही है, आपकी तरफ से चीजें क्लियर नहीं हो रही है, मेरे तो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। सेलर बोला, बायर बोलता है कि इस डॉक्यूमेंट में मेरे को ये चीज चाहिए, वो दे नहीं रहा। तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्लियर करने के लिए देयर वाज नो मीडिएटर, बीच में कोई था ही नहीं बना। आपने, क्योंकि जो साथ में गया था, आपने उसे किक आउट कर दिया राइट। कि आई डू नॉट वांट योर सर्विसेज। हाँ जी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इफ इन केस आप इन्वेस्ट कर रहे हो या प्रॉपर्टी में कुछ भी देख रहे हो, आपको एक जेन्युइन बंदे या सपोर्ट के या मीडिएटर की जरूरत होती है। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऊंच नीच हो उस प्रॉपर्टी में, तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? आप किससे कहोगे कि चाहिए मेरा काम करा के दो, या ये मेरा काम ऐसे होना चाहिए? आप किससे कह सकते हो? किसी से नहीं कह सकते, बिकॉज बायर और सेलर दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट में हो गए, डील वहीं बंद हो गई, डील वहीं लॉक नहीं हुई और सारी चीजें और फेल हो गई। आपका जो प्रॉपर्टी लेना था आपने वो भी हाथ से गवा दिया और आपने टाइम भी गवा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को कमीशन देना पड़ता। लेकिन इतना नॉलेज, इतना सब कुछ के बाद भी ये चीजें हमेशा होती है, मतलब ये चीजें लगी रहती हैं कि ऐसे बार बार केसेस आते रहते हैं। ये चीजें होती हैं, होती थी और होती रहेंगी। इनका कोई हमने तो ये देख लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि दीज आर मेंट टू हैपन। ओके। बट अगेन इट डिपेंड्स हाउ यू डील विद इट। ओके। हाउ डू यू परस्यू दैट थिंग, कि आपने आगे अपना प्रोग्रेस रोक के उस चीज पे अटक जाना है या फिर आप आगे चलना चाहते हो ऊंचाइयों की ओर और। ओके। तो जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि कोई चाहता नहीं कोई आगे बढ़े, या फिर काफी सारी डील्स ऐसी होती हैं कि बायर्स को दी जाके डील कराते हैं। तो ऐसी क्या डार्क रियलिटी क्या है एक रियल एस्टेट की? जैसे अभी मैंने कहा कि रियल एस्टेट को काफी लोग ये भी कहते हैं कि उसमें ना बहुत सारे गुंडे भी घुस गए हैं, देयर इज माफिया इन्वॉल्व्ड इन बिग सिटीज एंड दादागिरी भी बहुत चलती है रियल एस्टेट में। तो क्या डार्क रियलिटी क्या है जिससे बच के रह सकते हैं बायर्स, या फिर आपस में क्या इश्यूज होते हैं उसमें? देखो, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां पे ये सब चीजें होती हैं। अब आप मान के चलो कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो ऐसा नहीं है 1-2 करोड़ रुपए का खेल है। वो कम से कम 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए का आसपास वो इन्वेस्ट करता है। तो इन चीजों के साथ साथ अगर हम लेके चलें तो उसमें आपके पास पावर होना एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि यू कैन गेट थिंग्स डन इजीली, क्योंकि आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास कनेक्शंस हैं, आपके पास रेफरेंसेस हैं लोगों के। बट उस पावर का जो आप मिसयूज करने की बात कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। वो चीज नहीं होनी चाहिए, बट इट इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम दी पास्ट। वो चलती आ रही है, वो चीजें इन्वॉल्व हो भी रही हैं और हल्के हल्के मैं मानता हूं कि जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीजों में, तो दे आर कीपिंग दिस असाइड। हल्के हल्के उसमें चेंजेस आ रहे हैं कि आदमी सोचता है कि अब मैं पुराने पैटर्न को नए तरीके से कैसे लेके आऊं। आप एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट बनाना चाह रहे हो अभी,
तो इसमें क्या आपने चेंजेस करे बेसिकली, कि क्या ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड पड़ी हुई थी और आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करके इनको बेटर किया? और कोई अगर एक न्यू होम बायर है या कोई एजेंट है जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? हम लोगों ने चैनलाइज गैप, पहले तो हम लोगों ने एक आइडेंटिफाई करा ठीक। कि आदमी अगर यहाँ पे घर लेने जाता है या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाता है, उसके पास कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कि मैं किसके साथ प्रॉपर्टी लूँ, मेरे को क्या चीज़ मिल सकती है ऐसे में, और मेरा गोल कैसे अचीव हो सकता है। तो वो हम लोगों ने गैप आइडेंटिफाई करा कि आदमी कंफ्यूज है, यार मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या पिक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिल्टर आउट करते हैं चीजें। कि अगर आप जैसे मिंत्रा पे शॉप करते हो, आप फिल्टर आउट कर लेते हो अपना साइज, कलर जो आपको चाहिए। तो हमने प्रॉपर्टी में ये चीज भी कॉपी करी। ठीक है। कि आप फिल्टर आउट कर लीजिए चीजें जो आपके गोल, पैसे और ऑब्जेक्टिव से अलाइन होती हो। अब आप क्या करते हो, आपने सोचा कि मेरे को एक कमर्शियल बिल्डिंग लेनी है, मेरे को फ्लोर्स रेंट पे देने हैं, मेरे को अपना शोरूम खोलना है। तो उसका गोल अलग हुआ। एक आपको लेना है कि आपने रेंटल्स के लिए पूरा देना है, एक आपने जी लेना है कि मेरे को अपना शोरूम पूरा खोलना है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच आर इन्वॉल्व, कि आपको यू वांट अ प्लॉट और यू वांट अ रेडी टू मूव इन बिल्डिंग और व्हाट नॉट। तो उसको चैनलाइज करने के लिए हम लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई करी कि लोगों के पास ऑप्शंस तो है, बट दे डू नॉट नो हाउ एंड व्हाट टू पिक। ओके। है ना? उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है वो कन्वेंशनल ब्रोकर्स के पास नहीं थी। उनके पास सिर्फ ऑप्शंस हुआ करते थे, उनके पास गाइडेंस नहीं थी। उनके पास पूरा एक प्रोसेस नहीं था जिसके थ्रू वो अपने बायर को गाइड कर पाए कि आपके लिए ये चीज बेस्ट है, आप में टॉप 3 पिक्स है हमारे, आप इनमें से चूज करिए। ठीक है। और बाकियों को आप हटा दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। हो सकता है कि आप वो क्या सोचते हैं जी, हो सकता है बाय एनी चांस उसे ये वाला ऑप्शन पसंद आ जाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बंदे को क्या चाहिए। अगर आपको सेब चाहिए तो आपको सेब ही मिलना चाहिए, ग्रीन एप्पल में आप खुश नहीं रहोगे। राइट। है ना? तो मतलब इमोशनल जो डिसीजन, जैसे कि बहुत लोग होते हैं प्रॉपर्टी के मामले में इमोशनल डिसीजन बहुत लेते हैं, तो वो किस तरीके से आप डील करते हैं? मान लो आपके पास कोई आए कि इमोशनली वो उनका गोल है कि मुझे इस प्रॉपर्टी पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिटर्न चाहिए, बट वो इमोशनली इतने अटैच्ड हैं कि वो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, या इमोशनली वो बहुत वीक है, तो उसको किस तरीके से आप टैकल करते हो? ये चीज होती है, जो पुराने घरों में लोग रहते हैं वो मूव आउट होना चाहते हैं नए शहरों में, नए एरियाज में। अब जैसे आप मान के चलो बड़ा बाजार है और यहाँ पे आलमगिरीगंज वगैरह जैसे एरियाज हैं, यहाँ से लोग आना चाहते हैं, मूव आउट करना चाहते हैं, अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं, क्योंकि बरेली में लोगों के पास पैसा तो है, ऐसा नहीं है। तो वो चाहते हैं कि हमारे पास भी गली ऐसी हो जिसमें घर के अंदर गाड़ी आ जाए, गली में गाड़ी आ जाए। हाँ। वहां गाड़ियां आना पॉसिबल नहीं होता। सही है। तो वहां से जो लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, हम किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि वी वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस पर्टिकुलर हाउस ओनली, सो वी वांट टू स्टे हियर, हमें नहीं जाना कहीं और। तो देयर इज एन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट व्हिच कम्स जब फैमिली शिफ्ट करना चाहती है। वो हाउस बेचना चाहते हैं लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स मना करते हैं, या फिर आप मान के चलो आपने एक घर लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको वो इतना पसंद आ गया कि आप कह रहे हो जी मेरे को नहीं बेचना ये, मेरे को रेंट आउट ही करना है, या फिर मेरे को ये रखना ही रखना है। बिल्कुल। तो अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स चाहिए या फिर आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं, तो यू हैव टू सेट योर इमोशंस असाइड एंड फोकस ऑन योर गोल्स। ठीक है। अगर आपके पास गोल ओरिएंटेड चीज है और आपके पास क्लैरिटी है, तो आप इमोशंस को साइड रख के आओ। Okay. आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम में ऑप्शंस और खुलेंगे, चीजें और बढ़ेंगी, आप पैसा और जगह लगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। Okay. उस पे आप अगर इमोशन से पकड़ के बैठ जाओगे तो आप फिर उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे और ऑप्शंस को। ओके। अब मान लीजिए कि मैं आ चुका हूँ मार्केट में, मुझे खरीदना है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है या मुझे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मान लीजिए मेरे पास 100 ऑप्शन है मार्केट में, राइट? अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास रियल एस्टेट एजेंट्स बहुत ज्यादा हैं बरेली के अंदर, कंसल्टेंसीज बहुत ज्यादा हैं बरेली के अंदर, तो आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि मैं आपके साथ आऊं एंड आपके सजेशन से ही मैं प्रॉपर्टी लूं एंड एवरीथिंग? क्या पूरा प्रोसेस क्या रहता है उसका? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है फिलहाल तो, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी है कि बरेली में आपके पास अगर आप आज एक प्रॉपर्टी लेने जाओ, यू हैव गॉट मल्टीपल लोग जो आपके पास आके बोलेंगे कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। इवन अ शॉपकीपर नियर बाय योर प्लेस वुड बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग यू सम हाउस इन योर नियर बाय लोकेलिटीज। अब होता क्या है जी, आप कन्वेंशनल वे से जाओगे,
आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास पैसा तो है लेकिन आपके पास उस बंदे के पास नॉलेज नहीं है कि इस एरिया में क्या है, पानी टाइम पे आता है नहीं आता, कूड़ा कलेक्शन होता है या नहीं होता। इसके अलावा आप मान के चलो कि ये अप्रूव्ड आवास विकास से है, बीडीए से है या फिर नहीं है, क्या है, प्रॉपर पेपर वर्क पढ़ना, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कन्वेंशनल ब्रोकर सिस्टम में नहीं थी। ना लोगों को नॉलेज थी, ना लोग इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चीज पे फोकस होता था, वो था कमीशन, कि मुझे मेरा पैसा मिले और मैं खिसकूं, मुझे राम नाम बोलो और निकलो। तो ये चीज हम लोगों ने चेंज इवॉल्व इसीलिए करी है ताकि आपको जो प्रॉपर्टी एंड टू एंड सपोर्ट, जो आपको असिस्टेंस चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रॉपर्टी लेना सिर्फ एक पैसे दे के ट्रांजेक्शन नहीं होता, वो रिलेशनशिप बन जाता है। आप अगर एक प्रॉपर्टी लेने जाओ, आपका बायर और सेलर का रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं हुआ तो देयर वुड बी चांसेस कि उसमें क्लैशेस आए, या फिर पैसे को रिलेटेड आए, पेपर्स को रिलेटेड आए, किसी भी चीज को रिलेटेड क्लैशेस उसमें आ सकते हैं। तो आप उस चीज को अवॉइड करने के लिए एक मीडिएटर जो आपके दोनों को रिलेशनशिप को अच्छा बनाए और लाइफ लॉन्ग रखे। ऐसा नहीं होता कि आपका एक ही बार ट्रांजेक्शन होना है, हो सकता है उसके पास कोई और प्रॉपर्टी अच्छी हो जो आपको आने वाले फ्यूचर में लेनी हो, या आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो उसके लिए जरूरी हो। तो देयर इज अ होल चैनल विच इज बिल्ट। अगर आप एक ट्रांजेक्शन करने जाते हो, वो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन नहीं होता, दिस इज अ होल रिलेशनशिप प्रोसेस जो डेवलप होता है। तो उसको डेवलप करने के लिए एक मीडिएटर का, एक कंसल्टेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बरेली में लोग ऐसे नहीं है, बरेली में बहुत सारे लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कन्वेंशनल कोर प्रॉपर्टी डीलिंग ही कर रहे हैं वो। तो उनको उस चीज से मतलब नहीं होता कि आगे कैसे होगा, बैंक लोन्स कैसे होंगे या फिर वेरिफिकेशन कैसे होनी है, उन्हें उन चीजों से मतलब नहीं है। बट अगर हमारे पास आता है कोई, हम उसे पहले तो शॉर्ट लिस्टेड प्रॉपर्टीज उसके एज पर गोल के हिसाब से बताते हैं, व्यूइंग कराते हैं, मीटिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद डील क्लोजर के बाद जो सारा काम होता है वो सारा हम हैंड ओवर लेते हैं। ठीक है। क्या क्या काम हो सकता है इसमें, अब मान के चलते हैं। सबसे पहला काम ड्यू डिलिजेंस। ठीक है। ड्यू डिलिजेंस में लीगल चेक होना और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होना, खसरा खतौनी, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड वी डू दैट ऑन सर्टिफिकेट बेसिस। फिर उसके बाद आप मान के चलो अगर आपको लोन लेना है उस प्रॉपर्टी पे, और लोन लेना भी एक बहुत समझदारी वाला लोग काम करते हैं, क्योंकि उसमें सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, लोन बैंक जो होता है, बैंक जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बैंक आपको फंड कर रहा है, तो बैंक भी सारी चीजें ड्यू डिलिजेंस करने के बाद फंड करेगा आपको। तो वो जो सारा पेपर वर्क है, सारी टाइटल्स क्लियर्स जो होते हैं उसमें, वो बैंक के हाथ में होती है। बैंक जब वो टाइटल क्लियर चेक करता है तभी आपको पैसा देगा। तो दिस इज अनदर गुड पॉइंट जो लोग कंसीडर कर रहे हैं आजकल। हम लोग भी एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, उसमें भी हम ये चीज बताते हैं कि अगर आपको लोन मिल रहा है उस प्रॉपर्टी पे तो आप लोन जरूर लीजिए। उससे क्या होता है, आपके पास एक श्योरिटी होती है, फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन होती है कि प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, या कागज कोई मिसिंग तो नहीं है, उसमें कोई लाइन तो मिसिंग नहीं है। उससे एक श्योरिटी ये भी आती है। आपने लोन करा लिया, फिर देन कम्स योर ट्रांसफर ऑफ मनी। तो मनी ट्रांसफर में भी देयर इज अ रिलेशन इन्वॉल्व, क्योंकि आपको अगर ट्रांसफर करना है तो आपको एक बाउंड्री सेट करके दोनों के बीच में सारी चीजें ट्रांजेक्शन करना होता है, अंडर द टेबल हो या फिर अबव द टेबल हो, जैसे भी हो। तो उसमें भी यू नीड समबडी हु यू कैन ट्रस्ट एंड वर्क विद। उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास सारी चैनल्स में पूरी टीम है जो आपके पास एक फुल प्रूफ भेजती है पहले कि यू कैन गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंटेशन की वी आर गोइंग टू गेट इट रजिस्टर्ड एज पर दिस परफॉर्मा दैट वी हैव क्रिएटेड। वो हम एक प्रूफ भेजते हैं, प्रूफ रीडिंग के लिए भेजते हैं उन्हें पहले। फिर उसमें जो चेंजेस होने होते हैं वो कराते हैं, या फिर कोई अपडेशन होना होता है तो वो चेंजेस होते हैं। वो आपको भागा दौड़ी उसमें बिल्कुल नहीं करनी। वी गेट इट डन राइट एट योर प्लेस ओनली। वी विल सेंड इट टू योर प्लेस, you give us the corrections or any changes if required, and we'll get it done at your place only. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। मतलब पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन जो भी रहता है, अगर कोई भी आपके पास आता है तो एंड टू एंड सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो थ्रू लीगल चेक्स हो गए, आपके बैंक लोन्स हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, एंड एंड में आपका नेम ट्रांसफर भी आप पूरा हैंडल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूटेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद, वो भी आपका घर बैठे हम लोग कराते हैं। सारी चीजें आपके हैंड में है,
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर बैठे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ओके। हम नहीं चाहते कि आपने अगर एक प्रॉपर्टी लिया है और हमें कमीशन दे रहे हो आप या हमें पैसे दे रहे हो, तो आपके पास कोई ऐसी चैलेंजेस आने चाहिए जो आपको परेशान कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, वी वांट ईच एंड एवरी प्रोसेस टू बी स्मूथ। ओके, ठीक। तो आई थिंक सो आज आपसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली मुझे भी, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल ही ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है। मैं जस्ट एक काफ़ी यंग हूँ, रियल एस्टेट की मुझे नॉलेज बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट्स मैंने बहुत कम करी हैं उसमें, तो मुझे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। बट अगर मेरे जैसा यूथ जो देख रहा है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, या जो अभी नई इंडस्ट्री जब आ रही है, नई जो रियल एस्टेट जो बूम कर रहा है अभी, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहूंगा कि देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ इफ यू वांट टू गेट इनटू रियल एस्टेट। आपने अगर रियल एस्टेट में घुसना है तो आज ही आप इन्वेस्ट करो, आप अपना रोड मैप बनाओ, आप अपनी प्लानिंग करो, हमारे साथ डिस्कशन करो, हमारे साथ एक क्लैरिटी लाओ चीज़ में कि आपके पास क्या आने वाले फ्यूचर में आपको गोल अचीव करना है, तो उस पर्सपेक्टिव पे आप काम करो। सारी चीज़ें आप देख के रखो, प्रॉपर वेरिफिकेशन कराओ, लीगल चेक्स कराओ, साथ में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अपने पास पूरे होने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अगर आपको प्रॉपर्टी सेल आउट भी करना है या फिर कुछ और भी करना है उसमें, तो यू हैव ईच एंड एवरीथिंग रेडी विद यू। उसमें कोई आपके पास इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए कि आपके पास लीगल चेक्स में कोई प्रॉब्लम है और या फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आई है, तो आपको उसे क्लैरिफाई करके आपके पास सारी चीज़ें इन हैंड होनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्टार्ट एज लो एज पॉसिबल। अगर आपके पास 5-10 लाख रुपए भी हैं तो एक छोटा प्लॉट लेके डालो, भले ही जैसे भी आपके पास इकट्ठा हो रहा है आप लेके डालो। यू हैव टू स्टार्ट, दैट इज द मेन केस। ओके, थैंक यू प्रखर जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। एंड आई थिंक सो कि जो भी यंग बायर्स होंगे उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड बाकी जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, हम आपकी डिटेल्स नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड इट्स वेरी ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू सो मच विशाल, आई विल सी यू अराउंड। बिल्कुल। हैड अ ग्रेट टाइम।